जीवन लंबा नहीं, अच्छा होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है और आज मेरे साथ विनोद सर मौजूद हैं, जो डीजीपी हैं गांधीनगर के। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए और आपसे बात करने के लिए, आपसे बातें बोलने के लिए शुक्रिया। सर मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा था? हम बचपन में रहते थे गोरखपुर जिले के, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गोरखपुर जिले के गांव में रहते थे, जो करीब गोरखपुर शहर से 40 किलोमीटर दक्षिण में था। और कुआनो नदी उसके बगल से गुजरती, बिल्कुल नदी पे मेरा गांव नहीं था, लेकिन वहां से करीब 3-4 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव था। और ऐसे कहें कि वो एक तरीके से थोड़ा सा मानते थे कि थोड़ा सा आधुनिकता से थोड़ा सा बच गया था। जैसे वहां पे आसपास में कोई रेलवे ट्रैक नहीं था और बहुत ज्यादा आधुनिकता के लक्षण वहां पे नहीं थे। लेकिन एक चीज जो थी कि वहां पे हमारे पिताजी वहीं पढ़ाते थे, और एक चीज जो सबसे अच्छी चीज थी कि वहां पे पढ़ाई लिखाई का माहौल था। मुझे आश्चर्य होता है जब इतने सालों में इतने सारी दुनिया देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि इतने कोने अतरे में, जो भोजपुरी में कहते हैं कि बिल्कुल कोने में एक बसा हुआ गांव है, और वहां पे पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी। एक तो उसके टाइमिंग्स बहुत ही अनुशासन में रहना पड़ता था, और शिक्षक वहां पे अच्छे थे। और दूसरा ये था कि एक खुला हुआ माहौल था। खुले हुए माहौल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो खुला तो होगा ही, लेकिन विचारों के रूप से और जीवन शैली के रूप से बहुत खुला हुआ था। जैसे कि हम लोग साथ में रहते थे, और वहां पे कोई एक सामाजिक अंतर जिसको कहें कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, जैसे कोई भी हो, तो सब मिलजुल के रहते थे वो, और साथ में रहते थे, और सोचने की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि गांव ही था, लेकिन हम सब जब मिल के बातें करते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो फिर दिमाग अपना उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। तो उस हिसाब से वो बचपन वहां पे गुजरा। और ज्यादातर जिंदगी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय थी नहीं, तो टेलीविजन नहीं था, रेडियो एक घर में हुआ करता था। वो बहुत बड़ी हम लोग की एक तरीके से प्रॉपर्टी थी, क्योंकि दुनिया से हमारा फेस था वो रेडियो के माध्यम से। तो बचपन में रेडियो सुना करते थे, समाचार सुना करते थे, आकाशवाणी का समाचार, बीबीसी लंदन उस समय बहुत मशहूर हुआ करता था, वो सुना करते थे। तो थोड़ा सा सामान्य ज्ञान उससे बना रहता था। और संगीत सुना करते थे, फिल्मी संगीत ज्यादातर सुना करते थे। तो फिल्मों के बारे में बचपन में बहुत सारा, कौन सी फिल्म, कौन संगीतकार, कौन गीतकार, वो सब चीजें, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, तो ये था। और तीसरा था कि वहां पे खेलना, एक्चुअल जमीन पे जाके, ग्राउंड पे जाके खेलना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सब खेलना, कबड्डी, ये सब खेल वहां पे हम लोग खेलते थे। तो इस तरीके से बचपन वहां पे गुजरता था। और चूंकि हम लोग बिल्कुल, जो हमारा स्कूल था, जो 12वीं तक हमने जहाँ पढ़ाई की, उसके पास ही हम रहते थे, कि हमारे पिताजी वहीं पे पढ़ाते भी थे। तो सब लोग वहाँ पे एक साथ ही, बहुत ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। तो एक फायदा रहता था कि हमारे पिताजी जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, बगल में कोई थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, जरूरत पड़ी तो किसी से पूछ लिया, किसी से जान लिया। हमारे पिताजी खुद मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और खुद हम लोग को कम से कम 10वीं क्लास तक अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस सब पढ़ा दिया करते। बचपन ऐसे ही गुजरा। और वहां पे हम लोग खुराफात भी बहुत करते थे, इधर उधर चलना कूदना, पेड़ों पे चढ़ना, तो सब होता रहता। लेकिन एक और चीज थी, उनकी लाइब्रेरी बहुत, जो हमारा स्कूल था वहाँ पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। और मुझे याद है बचपन में हमने प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें, राहुल सांकृत्यायन की किताबें, और बहुत सारे जो एडवेंचरस स्टोरीज हुआ करती थी, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। इस तरह से बचपन गुजरता रहा, हंसते खेलते। बहुत ज्यादा जिंदगी में कुछ न तो पढ़ाई लिखाई में हासिल करने की ख्वाहिश थी, न और कुछ था, बस मौज मस्ती थी, और मौज मस्ती में खुलापन वो जिंदगी जीते रहे। तो ऐसे बचपन वहां पे गुजरा। तो बचपन में बीएचयू की शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में? बीएचयू के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, ऐसा हुआ कि हम तो गांव में रहते थे, तो हमें तो फ्रैंकली बताएं, देश दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। कैसे एडमिशन होता है, कहाँ होता है, कुछ पता नहीं था। एक बस पता था कि हमारे गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन हो जाता, अच्छे लोग पढ़ने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो जब हमारा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो गई, तो फिर हमने पता किया कि भाई कैसे, कहाँ एडमिशन होता है। तो किसी ने कहा कि अरे ऐसा करिए, इलाहाबाद आप चले जाइए, वहाँ पे
अच्छा यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे लोग सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं। मेरा गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था, लेकिन फिर लोगों ने कहा चले जाओ, अपने को ज्यादा पता नहीं था, तो इलाहाबाद चले गए। लेकिन इलाहाबाद जाने के बाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी और बड़े अच्छे हॉस्टल में मेरा एडमिशन भी वहाँ पे हुआ था, एंजा हॉस्टल में। लेकिन मुझे लगा कि वहाँ के माहौल में बोझिल माहौल था। हम गांव से आए थे, बिल्कुल खुला खुला भोजपुरी बोलते थे, अपना तरीके से रहते थे, बहुत ज्यादा ऐसा डिसिप्लिन व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं था। एक तरीके से डिसिप्लिन था, लेकिन इस सब चीजों का डिसिप्लिन नहीं था। जब इलाहाबाद गए तो फिर बहुत सारा प्रेशर, जैसे हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में जाने का प्रेशर एक था, फिर गांव से शहर में जाने का प्रेशर था, और वहां का एक भी और भी था कि हॉस्टल में एक खास तरीके की एक संस्कृति, उस संस्कृति के साथ आपको चलना है। तो हालांकि उस संस्कृति में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन एक गांव के 16-17 साल के बच्चे को जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक प्रेशर होता है तो बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगा, और हम स्ट्रेस में रहने के आदी नहीं थे। हम चाहते थे खुले तरीके से जिंदगी जिए, और उसमें जो कुछ पढ़ाई लिखाई जो कुछ होगी वो होती रहेगी। तो और खास करके वो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड था और सेशन देर होने लगे थे। तो 1 साल के बाद हमको लगा कि बहुत मजा नहीं आ रहा है, तो हमने सोचा चलो आईआईटी का इम्तहान दे देते हैं। लोग कह रहे थे कि बड़ा अच्छा होता है, आईआईटी में पढ़ाई वगैरह अच्छा होता है। तो हमने इम्तहान दे दिया और पास हो गए। और फ्रेंकली बताया, उस समय भी पता नहीं था कि कौन सा आईआईटी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो किसी ने कहा कि बनारस अच्छा है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी पढ़ाई जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और बनारस क्या है, बीएचयूआईटी क्या है, कुछ पता नहीं था। तो काउंसलिंग के लिए बनारस जाना हुआ, बीएचयूआईटी के लिए। तो हम इलाहाबाद से चल पड़े, पास हो गए थे, 1000 के आसपास रैंक आया था, हम पास हो गए और काउंसलिंग के लिए गए, ट्रेन से गए। और वहां से जब शुरुआत होती है, वो एक्चुअली बनारस से मेरी शुरुआत है। बनारस से जो हमारा एंगेजमेंट रहा, या बनारस से इश्क कह लीजिए, जो भी, वो वहां से शुरुआत होती है। तो हम जैसे ही ट्रेन से उतर करके, और हमारे साथ एक और दोस्त भी आए, कहे चलो हम भी घूम के आते हैं। हमने कहा चलिए, अकेले इससे बढ़िया तो आप भी आ जाओ, थोड़ा सा ठीक रहता है। तो 2 हिस्सों में बांटूंगा, बीटेक में और बीटेक के बाद वाले में। बीटेक वाला जो हिस्सा था बहुत ही डिसिप्लिन था, क्योंकि आप जानते हैं 8 बजे क्लासेस वहां पे शुरू होते थे, तो सुबह में बिल्कुल स्कोप नहीं था। और मेरा मानना था कि क्लासेस अगर अच्छे से अटेंड हम कर लें तो बाद में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती थी। तो सुबह 8 बजे क्लासेस होता था और वो 4 साढ़े 4 तक होता था। तो वो उसमें हम ज्यादा इधर उधर नहीं करते थे, उसमें हम कोशिश करते थे कि सारे क्लासेस। और थोड़ा एक आदत बन गया था कि टीचर से क्लास में जितना ले सके। तो एक मुझे नोट्स बनाने की बहुत एक आदत थी कि जो कुछ भी टीचर बोले वो लिख डालो और बाद में वो आसानी रहेगी। तो वो मैं कर डालता था। उसमें हमारी थोड़ी स्पीड वगैरह भी इम्प्रूव हो गई, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब होती थी तो थोड़ा एक गिल्ट भी होता था, उसको सुधारने की कोशिश भी करते थे। तो ये प्रोसेस एक था, तो वो था। और शाम में ज्यादातर हम लोग हॉस्टल में ही रहते थे, आसपास कोई मंदिर कभी कभी चले जाते थे। सप्ताह में 1 या 2 बार लंका या शहर में जाया करते थे। शनिवार को मेस बंद रहता था शाम में, तो हम लोग उस दिन शनिवार को तो ज्यादातर चले ही जाते थे, क्योंकि उस दिन स्पेशल खाना होता था। स्पेशल खाने में चिकन और पूरी उन दिनों ज्यादातर बनता था। तो शाम में हम लोग बाहर चले जाते थे। तो बीच में एक आध दिन बुधवार को या मंगलवार को किसी एक दिन और चले जाते थे। मुझे थोड़ा शहर का बहुत आकर्षण था, तो कभी कभी अकेले भी चला जाए, कोई नहीं मिल रहा है तो भी चलो। 80 घाट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो 80 घाट पे मैं थोड़ी देर चला जाया करता था। बाद में हमारे और एक दो मित्र हैं, पार्थो गांगुली हैं, तो वो आजकल ऑयल कंपनी में है। और एक अमित श्रीवास्तव हैं, वो भी किसी बड़ी कंपनी में है। तो वो लोग हमारे बहुत नजदीक, तो हम शहर में जाया करते थे, क्योंकि शहर बनारस की जिंदगी जो है बहुत। और हमारे पुराने जो रूममेट हुआ करते थे फर्स्ट ईयर में, नीरज वर्मा, तो वो हनुमान जी को बहुत मानते थे, संकट मोचन जाते थे। तो मैं तो बहुत पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन उनके साथ जाता था। तो वो पूजा कर लेते थे और वो लड्डू लाते थे और हम प्रसाद खाते थे, और फिर लंका आते थे, लंका पे चाय वाय पी करके फिर अपना। तो इस तरह की एक जिंदगी रहती थी। और जो खास जो चीज थी वो ये था कि जो भी स्लॉट उपलब्ध मिलता था, टाइम स्लॉट पढ़ाई की, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो उसको हम कोशिश करते थे कि म्यूजिक से या जो सेंट्रल लाइब्रेरी से किताबें लाते थे उसको हम पढ़ने की कोशिश कर। हंसी मजाक भी चलता था साथ के लोगों के साथ, एक ही साथ हम लोग सारे क्लास के लोग रहते थे, तो हंसी मजाक भी चलता था। बट ये एक कॉन्शियसनेस रहती थी कि जितना पढ़ लिख लो उतना ही अच्छा है, इससे अच्छा जगह मिलेगा नहीं, इससे अच्छी लाइब्रेरी, इससे अच्छा हॉस्टल शायद मिलना मुश्किल हो। तो इस तरह से हमारी जिंदगी चलती रहती थी। और बनारस का एक खुलापन जो था वो धीरे धीरे करके, जो फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम थोड़े से नैरो एक सोच, एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रेमवर्क, मेंटल फ्रेमवर्क हुआ करता था। लेकिन बनारस में आने के बाद में वो थोड़ा लिबरेटेड होते गए। मतलब
लिबरेटेड इस तरह से होते गए कि एक वैल्यू सिस्टम हमारा लिबरल होता गया। बनारस एक जो सबसे खास बात बनारस की है, बनारस की जो संस्कृति है वो एक बहुत ही लिबरल है, बहुत उदारवादी संस्कृति है, जो अपनी कह लीजिए साझी विरासत हिंदुस्तान की, वो सबके लिए जगह है। आप जानते हैं कि बनारस में आप तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, बंगाल से हैं, हर आदमी उस शहर में है और बनारस को अपना मानता है और बनारस में सब लोग घुल मिल गए हैं। तो बनारस में एक साझी संस्कृति का जो मुसलमान भाई लोग बहुत सारी तादाद में रहते हैं, बिहार से आए हुए लोग बहुत, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो लोग हैं, तो वहाँ पे एक साझी विरासत का कह लें कि एक रिप्रेजेंटेटिव सिटी और कल्चर है। सॉरी। और वहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को भी देखें तो वहाँ शंकराचार्य भी रहे, वहाँ पे कबीर भी रहे, वहाँ पे महावीर जैन दर्शन का भी एक प्रेजेंस रहा, और इस तरीके से थियोसॉफिकल सोसाइटी का बहुत बड़ा एक प्रेजेंस रहा, वहाँ पे नास्तिक लोगों का भी प्रेजेंस रहा। तो बौद्ध जैन और बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र सारनाथ है। तो इस तरीके से उस शहर में सब कुछ है, जो इंडियन जो ट्रेडिशन है, इंडियन फिलोसॉफिकल और कल्चरल ट्रेडिशन है, वो पूरी की पूरी बनारस शहर में पाई जाती है। और वो एक सिखाती है कि किस तरीके से आप एक लिबरल सोसाइटी में आप अपनी तरीके से रह सकते हैं, साथ साथ दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। और बनारस में मैंने देखा है कि डिफरेंट विदास थे जिन्होंने शंकराचार्य के सामने प्रश्न खड़ा किया था। इस तरह की कहानियां वहां पे सुनाई पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें मैथोलॉजिकल भी होंगी, लेकिन बुद्ध वहां पे आए थे। बुद्ध एक ऐसी महान शख्सियत थे जो वहां पे आकर के अपने जो उनके जो शिष्य थे उनको उन्होंने दीक्षा दी थी सारनाथ में। तो बनारस जो है एक बहुत ही खूबसूरत, बनारस की खूबसूरती यही है कि जैसे मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जब मैं पहली दफा वहां पे सारनाथ गया, छुट्टी हुई मिड सेमेस्टर के बाद में, और जब हम सारनाथ गए और सारनाथ में जब हम चलते हैं तो लग रहा कि आप इतिहास से बात कर, you are talking to Buddha, you go back to that era, 2500 years ago, you are interacting with that society, you imagine that society, you imagine Buddha being there, you imagine Buddha teaching his his pupils, and you interact with them. मतलब वो कहते हैं ना, टाइम मशीन से आप वापस जाते हैं और अपने इतिहास को देखने समझने की कोशिश करते हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं। और बनारस मेक्स दिस जर्नी वेरी इजी बिकॉज एवरीथिंग इज अराउंड। वहाँ पे हर चीज हिंदुस्तान की संस्कृति का है। तो कभी आप 2500 साल पहले जाते हैं, कभी 600 साल पहले जाते हैं, और भी लोग हैं। तो उस हिसाब से आप अगर आधुनिक काल में आ जाइए तो पिछला 20वीं शताब्दी रही, वो संगीत की शताब्दी रही बनारस के लिए। बनारस में संस्कृत की बहुत बड़ी परंपरा है। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े कलाकार रहे, चाहे रविशंकर रहे हो, चाहे बिस्मिल्लाह खान रहे हो, चाहे किशन महाराज रहे हो, कौन कौन नहीं जो बनारस से राजम रही है। कितने बड़े बड़े लोग उस शहर में, ये सोच करके ही ये कहते हैं ना कि रोए खड़े हो जाते हैं। That feeling that you are belonging to that place where all these people, they had their presence and you are living that city. So वो जो रोमांच होता है, वो रोमांच आपको एक मतलब एक इस जो रोजमर्रा की जिंदगी से अलग लेके चला जाता है, और वो रियलाइजेशन कि यू बिलोंग टू दिस ग्रेट ट्रेडिशन, बनारस गिव्स यू दैट फीलिंग। और उस फीलिंग को महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर आपको समझना है तो हिंदुस्तान को समझने के लिए बनारस की जिंदगी खाली देखनी है। और गंगा के किनारे चली जाइए, गंगा किनारे चली जाइए तो आप देखेंगे कि कहते हैं कि बनारस हिंदू शहर है, लेकिन वहां जाके देखिए इतना खुलापन मिलेगा, और आप एक डिस्कोर्स चलते हुए मिलेगा। मैंने 2018 में जब बनारस गया था, 2019 में गया, 2018 में मैंने एक तस्वीर अस्सी घाट की रखी हुई है, और करीब 10-15 उम्रदार लोग बैठ के अस्सी घाट में बात कर रहे हैं। और जो बात जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे, मुझे लगा कि ये लोग, लगता है सारे लोग दार्शनिक हैं जिस अंदाज में वो लोग बात करते हैं। तो बनारस में हर एक आदमी का अपना एक जीवन दर्शन होता है, और वो आप अपना जीवन दर्शन बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप बुद्ध को ही पालन करें या कबीर को ही पालन करें, आप इन सबको देख करके अपना एक, तो बनारस में हर एक आदमी यूनिक है, तो अपने तरीके से जिंदगी, और यही चीज मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस देती है। बनारस में जो सबसे, आप देखेंगे बनारस के लोग कहीं भी दुनिया में जाते हैं, बनारस से लेकर के मऊ में जाएं, दिल्ली में जाएं, बंबई में जाएं, सैन फ्रांसिस्को में जाएं या मेलबोर्न में जाएं, बनारस के लोगों को कहीं भी एडजस्ट करने में, उस समाज के साथ रहने में कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज नहीं। एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ बनारस, because it gives you so much of diversity and so much of ease to deal with the differences, that you are confident to handle the world wherever you are. Maybe you are in the North Pole or the South Pole, Alaska or maybe Tokyo, but you are equally comfortable. So that's the
beauty of Banaras, and that's something which Banaras gives you. आप एमटेक के दौरान आपने यूपीएससी के लिए आपका रुझान था कि आप आईएएस बनना चाहते थे, तो उस समय आपका पढ़ाई का दौर कैसा था और किस तरीके से आप प्रिपरेशन किया करते थे यूपीएससी की? देखिए, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं तो पढ़ाई लिखाई के बारे में इतना ज्यादा और आईएएस और सिविल सर्विस के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। बस इतना ही था कि एक मन में था कि ये कहते हैं लोग कि कठिन इम्तिहान है तो ट्राई करते हैं, लेट अस सी इफ आई कैन मेक इट। तो इतना ज्यादा नहीं था कि हमको ये नौकरी मिलेगी, वो नौकरी मिलेगी और ये अथॉरिटी मिलेगी और ये दुनिया में लोग जानेंगे, वो इतना नहीं था। बल्कि ये था कि चैलेंज था, और उस समय वही चैलेंज था। और मैं बहुत बताऊं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं पास कर दूंगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से 2 लाख 3 लाख लोग इम्तिहान देते हैं, 10,000 लोग उसके बारे में सोचता नहीं था, उसके बारे में नहीं सोचता। ये सोचता था चलो यार लेट मी ट्राई, अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये था कि थोड़ा सा स्टैंड बाई मैं एक मेरे पास हमेशा रहता था। तो जो 1.5 साल 2 साल मैं बनारस में रहा बीटेक के बाद में, तो जैसे मेरे पास बीएचईएल का जॉब था, फिर हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जॉब था, बीच में जो इंटरव्यू देते थे, सीमेंस इलेक्ट्रिकल कंपनी है उसका जॉब था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मैं क्वालिफाई किया था, दोनों में 6 या 7 पोस्ट, तो दोनों मेरे पास वो ऑफर थे। तो लेकिन ये था कि चलो कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। और साथ के 1-2 लोग थे हमारे क्लासमेट थे, हमारा यूपी में आईएएस, यूपी काडर में आईएएस में है। फिर सिविल में एक एनके मिश्रा जी थे, इलेक्ट्रिकल में रोहित सिंह थे, आजकल हेल्थ सेक्रेटरी है राजस्थान में। एक सुनील गर्ग सिविल में थे, फिर एक अरुण मेहता थे सिविल में। ऐसे कुछ लोग थे हम लोग जो थोड़ा बहुत सिविल सर्विस का सोचे, लेकिन हम लोग इतना कोई जान दे करके तैयारी नहीं करते थे, हंसते खेलते अपना तैयारी कर रहे थे। तो लेकिन ये था कि हम लोग एक चीज था कि जितने लोग थे सब लोग ईमानदार लोग थे, अपनी अपनी कमियां समझने की बात होती, हमारी वीकनेसेस कहाँ की। सिविल सर्विसेज आप जानते हैं बहुत एक तरीके से बहुत ही बड़ा इम्तिहान, बड़ा मतलब इस सेंस में कि इट रिक्वायर्स लॉन्ग प्रिपरेशन। और लॉन्ग प्रिपरेशन में ये होता है कि आप बहुत सिलेबस भी बहुत बड़ा है, और उसमें तो 2 ऑप्शन होते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स में रहा था फॉर एग्जाम्पल। तो आप चीजों को ऐसे रट नहीं सकते, और रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में कब कहाँ से पूछ दिया जाएगा। तो ये है कि आप बेसिक्स आपके ठीक रखिए और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखिए। ये बात समझना है कि अगर आप 8 महीने 6 महीने साल भर तैयारी करनी है तो ये लंबा अरसा है, और उसमें कभी कभी लगता है बर्न्ड होते हैं, लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, यू फील गुड, बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू नो गो थ्रू द लो, आपको लगता है यार बहुत मुश्किल हो रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, डिप्रेशन ये वो सब थोड़ी बहुत चीजें, दे आर वेरी ह्यूमन सिचुएशन। सो वो भी रहता है कि आपको उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए मेंटली कि देयर बी टाइम्स, दैट्स द रियलिटी, दैट देयर बी टाइम्स दैट यू विल बी फीलिंग low, you feel depressed, you feel maybe you lose confidence a bit, but if you realize कि हमारे ये चीजें सिचुएशंस आती हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए और उसके तैयार ढूंढ करके रखिए कि उसके लिए वो अगर वैसे होगा तो क्या करना है। तो तैयारी करके रखिए, एक एल्गोरिथम बना के रखिए कि जब डिप्रेशन में मैं जाऊंगा, जब लो में जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, एंड यू कैन फाइंड वेज एंड मींस टू कोप अप विद दोस सिचुएशंस, एंड देन you are honest to yourself, you try to correct your weaknesses, जहाँ भी कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको आप दूर करते रहिए, आप अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट करते रहिए, पेपर्स देखते रहिए, दूसरे लोगों से जरा आप फीडबैक लेते रहिए कि वो लोग कैसे करें, उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि ग्रुप है तो हर लोग अपने टैलेंटेड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहिए, होशियार लोगों के साथ रहिए, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और उनसे लगेगा कि वो कोई अच्छी चीज कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाए हैं, तो इस तरीके से करते रहिए। रीडिंग मटेरियल सही होना चाहिए, बेकार आलतू फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सिविल सर्विस देखता हूँ कि लोग कई बार आलतू फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं, जो चीजों की बाकी जरूरत नहीं होती है। अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है तो बहुत ज्यादा पता नहीं कि किस तरह से, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल साफ कह सकता हूँ, जितना जरूरी है कि हर चीज जो जरूरत है उसको पढ़ना, उतना ही आवश्यक है बिन जरूरी चीजों को, बिन अनावश्यक चीजों को न पढ़ना, क्योंकि आप अनावश्यक चीजों पढ़ने के बाद बर्डन करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है, आपका टाइम जाता है, स्ट्रेस होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन खाली टाइमिंग का नहीं, डिसिप्लिन कंटेंट का, कि आप भटके नहीं इधर उधर, क्या चाहिए क्या, हमेशा एक कंटिन्यूअस एक sort of evaluation of yourself, your processes, your time, your discipline, your number of hours, your content, your reading material, all that, how the others are doing, take a feedback, क्योंकि आपको लोगों से compete करना है, आप अपने में सोचते रहिए कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो उस तरीके से करते रहिए। तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, किस्मत की बात है और तो ऊपर वाले का बहुत कुछ होता है, लेकिन I think I have not seen many people who did it, tried it well, and they could not do it.
I think if you try it well, maybe slightly up and down, but one can certainly do. सर अभी आपने बोला कि कंटेंट पता होना चाहिए कि किसको पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो उस केस में जब हमें पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, थोड़ा मेरे आवाज सर जैसे अभी आपने बोला कि हमें जितना इतना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, उतना ही जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है ढंग से? जी, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे कई लोग मुझे सलाह देते थे कि फलाना अखबार एक ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो या इंडियन एक्सप्रेस ले लो या हिंदू ले लो और उसको बहुत डिटेल में पढ़ जाओ और 1 घंटा आप रोज दो, उसमें से कटिंग ले लो, उसमें से अंडरलाइन कर दो, ये वो। लेकिन मैंने देखा कि ये सब सारा जो मैं कर रहा हूँ उसमें से वो सारी चीजें इम्तिहान से 4 महीना पहले कोई एक किताब कंपेंडियम बना करके कोई दे देता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं रोज महीने में 1-1 घंटा इस पे खर्च करके 30 यानी स्टडीज में जो लिखे वो जब आप थोड़े लोगों से हट के होने चाहिए, दे शुड बी सुपीरियर टू अदर्स। तो वो कैसे करें? तो जैसे कि मैंने एक बार जो अटेम्प्ट लिया तो उसमें जिसमें मुझे आईपीएस मिला, तो दूसरी बार मैं जब अटेम्प्ट ले रहा था फिर से, तो मैंने उस अपनी कमी को करेक्ट करने की कोशिश की। मुझे लगा कि जो क्वेश्चंस देखिए, आपके क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आइडेंटिफाई करिए। तो मुझे लगा कि उस समय जो ये मैगजीन्स आती थी, योजना और ये सब मैगजीन्स आती थी, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स वो अच्छे से कवर करते थे। तो मैं क्या करता था कि वो पूरा पढ़ करके और पूरा मैगजीन रखना, इम्तिहान पूरा पढ़ना, वो बड़ा मुश्किल होता। तो ये बात को आपको समझनी है कि जो कुछ भी पढ़े उसे कंसाइज फॉर्म में आप कहीं ना कहीं उसको रख लें। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है एसी ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल एसी ट्रेन, या उस समय जवाहर नवोदय विद्यालय था, या उस समय चेरनोबिल का एक जो न्यूक्लियर डिसास्टर हुआ था, कुछ चीजें मुझे घटनाएं याद है, चोगम का एक मीट हुआ था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती थी, तो आपको 4-6 लाइन में कहीं पे लिख करके रखिए कि एग्जाम के समय उसके रिवीजन आप कर सके। नहीं तो क्या होता था कि अगर बहुत सारा चीज आप पढ़ जाइएगा, उसको ठीक से डेटा मैनेजमेंट जिसको कहेंगे कि आप अपना रिसोर्स मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं करेंगे, इतना ज्यादा आपके पास डेटाबेस रहेगा कि आप बिल्कुल आखिर में आप, तो वो एक चीज आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि आप यू रिटेन व्हाट यू नीड टू रिटेन एंड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब उसको कॉम्पैक्ट करके कि आपको याद है कि मोटा मोटी याद है क्या चीज उसमें आपको जो है कि आपको इम्तिहान में लिखनी चाहिए, वो चीज आप सही तरीके से, मतलब उस समय की बात, अभी का मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी शायद थोड़ा सा चीजें बदल गई है, बट आई थिंक द बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन सेम। आई मीन द फैक्ट दैट यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर एफर्ट्स, योर मेथड्स, योर एनर्जी एंड ऑप्टिमाइज योर efficient management of your database, reading material, etc. ये तो हर समय के लिए वैलिड है, और इसमें आप कितनी स्मार्टली इस चीज को करते हैं, आई थिंक दैट्स वेयर यू मेक डिफरेंस कंपेयर्ड टू अदर्स। डिसिप्लिन की बात कर रहे थे कि हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है अपने साथ। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। अब हमारे सामने में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अनडिसिप्लिन भी करता है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप को किस तरीके से फोकस करूं और डिसिप्लिन करूं ताकि मैं अपनी चीजों पे ध्यान दे पाऊं? देखिए, आई थिंक दैट इज वेयर यू आर टेस्टेड, योर कैरेक्टर, योर स्ट्रेंथ, योर विल पावर वहीं पे टेस्ट होता है। और वही चीज आज की तारीख में जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, मैंने देखता हूँ आज के बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो जब पढ़ने बैठते हैं तो 6 घंटे के लिए फोन अपना अलग रखते हैं। वो अगर आपको अपने आप पे नियंत्रण नहीं है, आई मीन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि यू हैव टू ऑलवेज यू नो अंडरस्टैंड कि आपसे व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ, व्हाट इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट, व्हाट यू शुड बी डूइंग। ये शुड और जो आप कर रहे हैं, ये हमेशा आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि अगर आपको लगे कि शुड में है कि फोन हमारे पास नहीं होना चाहिए, या हमको बार बार कमरे से नहीं निकलना चाहिए, एक बार बैठे तो आप तय कर लीजिए कि आई शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ सिटिंग एटलीस्ट एन आवर एट वन स्ट्रेच। अगर आप हर 10 मिनट निकलते हैं अपने कमरे से बाहर पढ़ाई करते समय, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट है और अपने आप पे नियंत्रण नहीं। आप अपने आप को इस स्टेज में लेके चले जाएं कि आप अगर 3 घंटे बिना फोन के, और आई मीन फिजिकल ब्रेक ठीक है, 2-4 मिनट कभी कभी कुर्सी पे बैठे बैठे आपका बॉडी अकड़ जाता है, तो उस तरह के ब्रेक ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन दैट शुड बी डिसाइडेड बाय यू। आपका इंस्टिंक्ट वो नहीं डिसाइड करना चाहिए, आपका ब्रेन, आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो उसको डिसाइड करे। यू शुड नो दैट आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स बिकॉज आई एम स्लाइटली अनकंफर्टेबल सिटिंग
फॉर 1 hour, सो आई शुड वॉक 100 meters इन द हॉस्टल, मान लीजिए कोने में या गेट तक टहल के आ गए, तो उस तरह की चीजें आप कर सकते हैं. लेकिन अनलेस यू आर इन कमांड ऑफ योरसेल्फ, आई थिंक द डिसिप्लिन मींस हाउ मच यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ. उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आज हमको लंका जाना है, जैसे कि मेरा था, मैं सिविल सर्विस तैयारी भी करता था, बट आई थिंक आई हैड फिक्स्ड अप वन डे, बुधवार या कुछ ऐसा होता था कि मुझे जाना है लंका, और मैं करीब 6:45 के बजे, आज भी मुझे याद है 6:45 के आसपास निकलता था, और मुझे ये था कि 7:15 तक करीब आ जाना है. और उस बीच में फलाने दुकान पे चाय पीना है, पॉसिबली पान भी कहीं खा लेना है, थोड़ा सा गप वप भी मार लेनी है, टहलते हुए वो लड़कियों का हॉस्टल तक भी चले जाना है, थिंग्स लाइक दैट. समय जो आप करते हैं, उससे क्या होता है, आप एक डिस्ट्रेस कर लेते हैं, अपने आप को डिस्ट्रेस कर लेते हैं, अपने आप को एक तरीके से रिलैक्स कर लेते हैं. और लेकिन वो यू आर इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ. You are knowing that I am losing 1.5 hours and this is helping me. This is helping to relax myself. ऐसा नहीं हो रहा है कि हम अपने इंस्टिंक्ट के कारण या अपनी कमजोरी के कारण कि हम रह नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए चलो टू अवॉइड स्ट्रगलिंग. स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ गेटिंग एनीथिंग. स्ट्रगल वो आपको करना पड़ेगा. आपको वो जो पढ़ने के जो है बहुत दिमाग, आप शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना करें, इलेक्ट्रॉनिक्स ना करें, आप थोड़ा सा जनरल स्टडीज का पढ़ लें, तो इस तरीके से आपको वो स्मार्टनेस जो है, वो थोड़ी सी वो डिसिप्लिन, और मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में डिसिप्लिन होता है. आज की तारीख में भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई हैव ऑर्गेनाइज्ड माई सेल्फ हाउ टू फाइंड दिस अबाउट 30-40-50 minutes so that my work is not affected and I can do this also. So that that discipline is important. आपको याद हो, आपने कहा था कि करना है, तो मैंने कहा था ये समय पे हो पाएगा, ये समय पे नहीं हो पाएगा. Slightly I took that liberty from you and you were kind to give me that liberty. I was just trying to kind of organize myself so that I can do it at comfort and get the pleasure of talking to you. थैंक यू सो मच. बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, और ये तो समझ में आया है, और मुझे लगता है जो वीडियो जो लोग इंटरव्यू देखेंगे उनको भी इस बात का समझ में आएगा कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और ऑर्गेनाइज्ड होना जो आप बोल रहे हैं. मेरा आखिरी सवाल है सर, जब भी आप बनारस आते हैं तो अभी बनारस आके क्या करते हैं आप? पहली बात तो मैं पहले वाली जो बात, डिसिप्लिन वाली बात, मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जिंदगी को एंजॉय करना भी उतना इम्पोर्टेंट है. अगर आप डिसिप्लिन से दब जाते हैं और आप अपने आप को मतलब टू मच ऑफ सेल्फ कंट्रोल, समटाइम्स लूजन अप, समटाइम्स यू गो टू अस्सी, समटाइम्स गो टू दुलिया, एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हाटएवर वे यू वांट, तो वो भी चीज जरूरी है. अपनी जिंदगी को खत्म कर देना बहुत अच्छी बात नहीं है, और बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल, एक बैलेंस करने की, एक डिसिप्लिन और एक कभी कभी खुशियां मौज मस्ती भी करा दूंगी. और अब आपका सवाल था जी कि अब बनारस आते हैं तो कैसे करते हैं. अब जब बनारस आते हैं तो एक बड़ा मुश्किल एक फेज गुजरता है कि आप जैसे ही आप शहर में पहुंचते हैं, आप जो देखते हैं उसको आप कंपेयर करते रहते हैं. जैसे आप एयरपोर्ट से निकले और आप जा रहे हैं BHU जा रहे हैं, पूरे रास्ते आप यही सोचते रहते हैं कि 1980 में यहाँ पे ऐसा था, आज यहाँ पे ऐसे है. 1980 में ये रोड ऐसी थी, आज यहाँ पे ऐसे है. 1980 में लंका पे सिंगल स्टोरी मकान हुआ करते थे, छोटी छोटी दुकानें थी, आज इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं. 1980 में मैं जब था, 1982 में था, तो BHU के अंदर इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, तो बिल्डिंग्स ज्यादा हो गई हैं. विक्टोरिया हॉस्टल 2 मंजिला हुआ करता था, 3 मंजिला. तो एक लगातार वो 1982 और 2020 के बीच में एक तरीके से एक तुलना और एक मैपिंग चलता रहता है. खैर, I mean, that's very natural because you have lived those 5-7 years so intensely, with so much of intensity that that is bound to happen. Human being, those memories are important, those emotions are important, because you are there because of those old emotions, and that comparison, sometimes comparison disappoints me or disappoints you also, but that's very human. तो अब मैं जब बनारस जाता हूँ तो पहली बात तो मैं BHU में ही रुकता हूँ. कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है वहीं पे रुकूं, जिससे मैं उसको पूरा एक तरीके से BHU को महसूस कर लूं. तो मैं ज्यादातर LD गेस्ट हाउस या जो यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस है, अब तो नया गेस्ट हाउस बड़ा सुंदर बन गया है, मल्टी स्टोरी, तो वहीं पे ज्यादातर रुकता हूँ. और कोशिश आती है कि शाम में या दिन में कभी वहाँ पे मंदिर पे चला जाए, वहाँ पे चाय पी लें, या सेंट्रल लाइब्रेरी से मेरा बड़ा एक तरीके से इश्क था, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत समय गुजारा बीटेक के बाद. वो बात नहीं मैं आपसे कर पाया कि बीटेक की बात की जिंदगी में तो थोड़ा सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना होता था, लेकिन सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्जामिनेशन होता था उसके बाद का जो समय होता था 2-4 महीने इंटरव्यू के बीच का, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होती थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए तैयारी कोई ऐसा नहीं था कि कोई ये चीज पढ़ो वो चीज पढ़ो, तो मैं लाइब्रेरी चला जाया करता था, पूरा दिन वहीं पे गुजारता था. ऊपर एक कैंटीन हुआ करती थी और
उस समय थोड़ा नादानियत भी थे, तो खुराफाते भी थोड़ी बहुत जितनी हो सकती थी उस तरीके से कर लेते थे। और लेकिन इट वाज सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ टू मेकिंग माई सेल्फ इंटेलेक्चुअली रिच। मतलब इंटेलेक्चुअल होना में कोई मकसद नहीं था, लेकिन जैसे लिटरेचर वगैरह पढ़ना या फिलोसफी पढ़ना, वो सब चीजें थोड़ा करता था, दोस्तों से मिलता था, तो बहुत अच्छा एक अनुभव था। तो आज जब जाता हूँ तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने से जरूर गुजरता हूँ। ख्वाहिश होती है अंदर जाऊँ, अंदर भी चला जाता हूँ, ख्वाहिश होती है अंदर जाकर बैठ भी जाऊँ, लेकिन हमारे साथ एक दो लोग होते हैं, अब वो कितना वक्त देंगे, तो फिर थोड़ा सा मन महसूस करके निकल जाना पड़ता है। तो ऐसे होता है। फिर आपका जो लिमडी वाला चौराहा है, वहाँ पे जो चाय वगैरह की दुकानें हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर, फिर शाम, ज्यादातर शाम जो सूर्यास्त के समय पे होता है, जाता हम अस्सी घाट पे होते हैं। अस्सी घाट पे 2 घंटा जाके हम लोग बैठते हैं। फीलिंग टू दैट कनेक्ट विद गंगा is, I think, my connect with India, because Ganga represents India, the essence of India, the thousands of years of history and culture. And if I sit there, I find myself connected to that great heritage which, this city and India in general it offers to you. So that feeling of that connect with the great heritage, that great history, जिसमें इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म सब रहा है, तो वो मुझे वो फीलिंग आती रहती है अस्सी पे जा करके, गंगा के साथ बैठ करके। तो शाम मेरी वहां पे गुजरती है। और शाम के बाद ज्यादातर मेरे जो दोस्त होते हैं, प्रोफेसर सुशील सिंह हैं, उनके यहाँ एक दिन तो जरूर गुजरता है। सुशील सिंह जो फार्मेसी में, he was head of department also, he is a good friend of mine, तो उनके साथ कभी कभी शाम में बैठ जाते हैं। and there are other friends also, so there are various possibilities। 2 दिन होते हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल होता है कि 2-3 दिन में कितना, मतलब how much you can extract out of Banaras. You try to extract maximum from evening to night, but there is a limit, and that limit always disappoints, that you only could extract a limited amount of Banaras from Banaras during your stay. So but that feeling itself is that feeling of you are sort of craving for something. That craving itself is a source of happiness. If you anywhere, I mean, those who are spiritual, जो लोग आध्यात्मिक हैं, वो लोग भी कुछ they're looking for higher pursuits of life, and that pursuit, that search, that that path where they search for something. And that is true for any field of life, whether it is science or mathematics or normal life. There is always, life is a continuous search, and you keep searching for higher values, higher truths, higher happiness. That's maybe what life is. So Banaras is always trying to live life in a logical, very natural way. आपने शुरुआत की है कबीर से बुद्ध तक, कबीर से बुद्ध तक की शुरुआत की है आपने जी। तो मैं जानना चाहता हूँ इसका इंस्पिरेशन कौन है और आपने इसकी शुरुआत क्यों की? बुद्ध से कबीर तक देखिए, आपने इतनी बातें सुनी होगी, और मेरी सोच क्या है दुनिया और समाज के बारे में थोड़ा बहुत आपको अंदाज आया होगा। हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच है, सोसाइटी के बारे में सोच क्या है। और ये जब मैं उत्तर प्रदेश छोड़ा और IPS ज्वाइन किया गुजरात में, तो पुलिस की नौकरी में शुरू में जिलों में SP था, डिप्टी कमिश्नर वगैरह था, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर देखे, क्राइम देखा, सोसाइटी बहुत नजदीक से देखी। और इस सर्विस में होने का सबसे बड़ा एक फायदा मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार का अनुभव मुझे मिला, शायद दूसरी किसी नौकरी में अनुभव शायद इस तरह का इतना गहरा, इतना नजदीक से अनुभव समाज का नहीं हो पाता। तो बहुत सारे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखे। और पिछले सालों में शायद आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप सोशल मीडिया जाइए तो इसी आक्रामकता समाज में बढ़ रही है। एक तरीके से जो बाइनरीज में हर चीज को देखा जा रहा है कि ये चीज गलत है या सही। I think life is much more diverse, much more complicated, much more graded. But it is not just 0 and 1. It is somewhere between 0 and 1. You could find, it could calibrate. It is somewhere 0 and 1. तो ये 0-1 का जो अभी ट्रेडिशन बाइनरी का हो गया कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करते तो आप धार्मिक नहीं है, ये चीज करते हैं तो धार्मिक है, ये चीज नहीं करते तो आप राष्ट्रवादी नहीं, ये चीज तो वो दूसरे की जो चीजें हैं वो मुझे परेशान करती है, क्योंकि हमारी वो परंपरा नहीं। अगर आप बुद्ध को लीजिए, बुद्ध ने मध्यम वर्ग की बात की। बुद्ध ने कहा था कि मध्यम वर्ग अपना, वो खुद अपनी जिंदगी में जब एक्सट्रीम जो योग साधना में चले गए थे, और एक लड़की के कहने से कि इससे क्या फायदा, तीर को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम मत उसको खींचो कि चल ही नहीं सके, तो बीच में जाओ, लड़की उनसे कहती है। और बुद्ध वही से मध्यम मार्ग लेते हैं। तो शायद हमको मध्यम मार्ग की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग इंडियन ट्रेडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिशन रहा है। मैं अगर हिंदुस्तानी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस की बात करूं तो आप देखेंगे कि एक्सट्रीम
मेटेरियलिज्म से एक्सट्रीम एक तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक्सट्रीम एथेइज्म की तरफ आपका फिलॉसफी है। अगर आप चारवाक ले लें, आप चारवाक बिल्कुल घोर नास्तिक फिलॉसफी है। बुद्ध को ले लें, बुद्ध एग्नोस्टिक है, वो भगवान है नहीं है उसके बारे में बात नहीं करते, निर्वाण के बाद में क्या होता है उसके बारे में बात नहीं, चुप हो जाते हैं। ट्रुथ इज ईदर रिलेटिव, ट्रुथ इज रिलेटिव। दो सिद्धांत है जैन दर्शन के, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि ट्रुथ इज मेनी, ट्रुथ इज नॉट जस्ट वन, ट्रुथ इज मेनी। और स्यादवाद, truth is relative. So the truth is many and truth is relative. So that is the philosophical framework of Indian diversity, Indian diverse tradition. So ये जो हमारे जो आज जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो बाइनरीज वाली चीजें हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं नहीं, अरे बीच में भी देखो, बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हमारा सत्य आपके सत्य से अलग हो सकता है, तो और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा। फिर आप जाइए, आप जैसे वेदांत में जाइए, वेदांत हमारी जो 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 थेइस्ट ट्रेडिशंस है उसमें सांख्य है, न्याय है, मीमांसा है, योग है, वेदांत है, ये सारी ट्रेडिशंस है। अब वेदांत में जाइए, वेदांत में शंकराचार्य ने वेदांत की शुरुआत की थी और शंकराचार्य ने कहा था कि एक ही ईश्वर, देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट इज अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट बिगिनिंगलेस, एंडलेस, इनफाइनाइट। ही डिस्क्राइब्ड बियॉन्ड परसेप्शन, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज ओनली वन ट्रूथ। एंड उसी के लिए हम जो है उसी को हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, तो हम ये दुनिया से मुक्ति पा लेते हैं, मोह माया से मुक्ति पा लेते हैं, हम लिबरेटेड हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी देखिए, जब उसमें भी आगे जाते हैं तो शंकराचार्य के वर्जन से, शंकराचार्य का जो वर्जन है अद्वैत वेदांत का, रामानुज आते हैं, रामानुज विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। फिर आते हैं माधवाचार्य, आते हैं, वो द्वैत दर्शन की बात करते हैं। कई लोग आते हैं और वहां से भक्ति परंपरा है वहां से शुरू होती है। मेरा कहने का मतलब है कि वेदांत में भी अलग अलग वर्जन है, तो हमारी जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है वो बहुत सारी चीजें ऑफर करती है और आपको चुनना है कि आप उसमें से क्या चुनना चाहते हैं। हमारा देश जो था मूलतया बहुदेववादी देश था, कि हमारे देश में लोग हनुमान की पूजा करते थे, राम की भी करते थे, कृष्ण भी करते थे, लक्ष्मी भी करते थे, दुर्गा की भी, सबकी पूजा करते थे। ये किसी देश और किसी भी धर्म और दर्शन में नहीं है कि इतने सारे देवी देवताओं की पूजा की जाए। तो हमारे यहाँ जिसको चुनना है आप चुन लीजिए। लेकिन एक चीज जो मैंने देखा है कि इंडियन ट्रेडिशन के बारे में कहा है कि जो एकेश्वरवाद का आकर्षण जो रहा है, एक ही ईश्वर है, इसका जो आकर्षण रहा है उसने बहुत सारे दार्शनिकों और संतों को आकर्षित किया। अगर आप शंकराचार्य से ले लें, उसके बाद आप आगे बढ़े तो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े जो संत और समाज सुधारक रहे हैं, चाहे वो रविदास रहे हो, कबीर रहे हो, विवेकानंद रहे हो, आपके ये अरविंदो रहे हो, राजा राम मोहन राय रहे हो, ये सारे लोग जो थे उस ट्रेडिशन को जिसमें एक ईश्वर को मानते हैं। आपने जो उनका विवेकानंद का कोट है कि सारे धर्म अलग अलग रास्ते हैं और एक ही ईश्वर है जिसकी तरफ सब जाते हैं, वो उसी एक ईश्वर। इस्लाम में भी, इस्लाम एक ईश्वरवाद की बात करता है और हिंदुस्तान में इस्लाम का एक ईश्वरवाद और वेदांत का एक ईश्वरवाद एक ही समय पे करीब करीब आते हैं, एक दूसरे से जुड़ता। आप देखिएगा कि जो हमारे यहाँ भक्ति की परंपरा है, भक्ति की परंपरा वो एक तरीके से जो शंकराचार्य ने जो वेदांत दिया था, एक ब्रह्म की बात की थी, उसके एक तरीके से सुधार के रूप में या एक तरीके से रिवोल्ट करें कि हम भगवान को हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं मानते, हम भगवान को मूर्त रूप में मानते हैं, उनको हम प्रेम करेंगे। हमारे ईश्वर को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता, चाहे मीराबाई का हो, चाहे किसी का भी लोग देखिएगा, सब लोग भक्ति क्या है, भक्त में ईश्वर के गाने गाते हैं, उनके प्रेम के गाने गाते हैं। तो इन्होंने अपने तस्वीरें बनाई, मूर्तियां बनाई और उसकी आराधना, नृत्य भक्ति का एक बहुत बड़ा। उसी तरीके से इस्लाम जो हिंदुस्तान आता है, आप इस्लाम के बारे में जानते हैं कि वो किताब और एक प्रॉफिट और एक अल्लाह, तीन के बारे में बात करता है, इसके अलावा कुछ बात नहीं करता। लेकिन हिंदुस्तान में जब इस्लाम आता है तो हिंदुस्तान का रंग उसमें मिल जाता है। हिंदुस्तान का रंग क्या है? विविधता। वहां पे भी कहते हैं यार ठीक है, अल्लाह होगा, एक गॉड होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, बहुत बड़ा होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें तो अल्लाह को अपने दिल से लगाना है। और हिंदुस्तान में तो सूफी परंपरा आती है, जो सूफी परंपरा के गाने वही प्रेम की परंपरा के गाने हैं। और देखिएगा सिर्फ धर्मों का फर्क, इसेंस वही है, इसेंस वही। और आप देखिएगा इसीलिए कबीर को जो मानने वाले लोग हैं वो मुसलमान भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं। कबीर के मानने वाले, अब गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं, वो भी वही परंपरा है। गोरखनाथ बहुत बड़े समाज सुधारक, जाति पात के खिलाफ गए थे, वो भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। तो उन्होंने जाति पात के खिलाफ, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने बात किया। तो हमारी जो परंपरा है, तो उस परंपरा डाइवर्सिटी, आप डाइवर्सिटी से ताकत। कई लोग कहते हैं कि अरे एक धर्म होगा तो सब लोग मिलजुल करेंगे, नहीं। आप देखिए दुनिया में जहां भी हिंसा है, आप देखिए मिडिल ईस्ट इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल। अफगानिस्तान में एक ही धर्म लेकिन लोग लड़ाई से
खून खराबे किए जा रहे हैं। लोग लड़ाई करने के, जहां पे विविधता है, जहां पे लोग एक दूसरे से वो ज्यादा मजबूत, आगे की तुलना में कपड़ा मजबूत होता है क्योंकि उसमें ताना बाना बनता है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान का जो ताना बाना है वो अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के धागे, और हजारों साल में एक दूसरे से हमने मिल करके इनका निर्माण किया। वही हमारी विविधतापूर्ण साझी संस्कृति। और बुद्ध से कबीर तक में यही बात की, यार लड़ो झगड़ो पर, हम सब साथ मिल करके रहें, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, इस खूबसूरती को पहचानो। ये खूबसूरती हमारी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। इतनी ज्यादा विविधता जो है हिंदुस्तान में है। आप जाइए अमेरिका में, जाइए न्यूज़ देखिए, आप 10 दिन में आप परेशान होने लगते हैं। परेशान बहुत सारी चीजों से होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जो हमारी डाइवर्सिटी है। आप बीएचयू की बात करें, मतलब यू कैन डिस्टिंग्विश द टी मेड एट लिम्बडी सर्कल एंड द डे सर्कल एंड द राजपूताना। 3 जगह पे चाय, मंदिर पे जाके चौथी प्रकार की चाय पी, इतने ही मंदिर पे अच्छी चाय। तो ये हमारी डाइवर्सिटी है। तो छोटी सी मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। ये जो डाइवर्सिटी है, दिस इज अनपैरेलल्ड एंड दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ, दैट गिव्स अस द ब्यूटी। आप देखिए, हम हिंदुस्तानियों में, गांधी जी कहते थे, हम हिंदुस्तानियों में हर एक आदमी जो है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, पारसी भी है, ईसाई भी, सब कुछ है। हम में से बुद्ध को भी इज्जत कर, हम, मैं मान लीजिए हिंदू हूँ, मैं तो बुद्ध की मूर्ति भी मेरे पीछे लगी हुई है, महावीर की भी लगी हुई है, इस्लाम की भी कुछ परंपराएं हमारे ट्रेडिशन में, हमारे घर में जब गांव में रहता था वहां लोग दरगाह में जाया करते थे। तो ये जो चीज है अब दुनिया में कहीं नहीं पाए कि एक ही आदमी 3 धर्मों या 4 धर्मों के रीत रिवाज को अब क्रिश्चियन चर्च में जाते, चर्च में भी आर कंफर्टेबल। तो ये हम चीज को निकाल करके जो खूबसूरती है, और कई को कुछ लोग होते हैं जो एक गलत तरीके से, एक मोनोलिथ के रूप में कि आप ये करते हैं तो वहीं पे सब रिजिडिटी आती है, और वहीं पे फिर वो जो बाइनरी डिस्क्रिप्शन आता है, तो वो एक गलत तरीके से। अगर आप अपनी परंपरा को जाके देखें तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जितना ही खोजें, जितना ही खोजें, जितना ही ढूंढें, वो डाइवर्सिटी मिलती जाएगी, और कदम कदम पे वो डाइवर्सिटी मिलती। और ये चीज जो विरासत है, इसको हमने, ये बुद्ध से कबीर तक में ही कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, थिएटर के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। बनारस के लोग बहुत सारे इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। खैर अब तो पूरे हिंदुस्तान में ये मूवमेंट एक तरीके से शुरू, एक तरीके से कहीं किसी रूप में है। तो बुद्ध से कबीर तक के है, आप लोग भी जुड़िए। एंड इट इज अ वेरी 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 क्रिएटिव ग्रुप। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको ये चीज करनी, ये चीज नहीं करनी। अगर आप लिखते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, म्यूजिक में है अपनी क्रिएटिविटी, आप बोल सकते हैं, आप किसानों के लिए सेंसिटिविटी है, मजदूरों के लिए सेंसिटिविटी है, आप स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअलिटी में भी आप जाइए, अपना पढ़िए, ढूंढ के लाइए। बहुत ही खूबसूरत चीज है। मैं तो बहुत ज्यादा बिलीवर नहीं हूँ, लेकिन गोरखनाथ को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा नास्तिक भी कहीं से अद्वैत वेदांत की तरफ आकर्षित होने लगा है। मतलब ये बहुत अजीब चीज लगेगी कि मेरे, मतलब एक सीमा के बाद परहैप्स द गैप बिटवीन द योर नास्तिकता और जो अद्वैत वेदांत का, अद्वैत ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। बिकॉज इफ यू गो टू, जो कबीर जो जिस ब्रह्म की बात करते थे, जिस ईश्वर की बात करते थे, ही सेज कि ये सब रिलीजन सब रिडंडेंट हो जाता है, ये सब कोई मतलब नहीं, निरर्थक हो जाते हैं। अगर आप उस ईश्वर के पास आप जाने लगते हैं तो ये सब की कोई जरूरत नहीं। और नास्तिक क्या कहता है कि ईश्वर होता ही नहीं। मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा सा फर्क है, और शायद वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नास्तिक एक ही चीज है, मैं बिल्कुल नास्तिक अपने जगह पे है। मैं नास्तिक लोगों की इज्जत करता हूँ, और जो अद्वैत को मानने वाले, मैं ये नहीं कहना चाहता, ये मेरी सोच, मुझे वो रास्ते से गुजरते समय ये अनुभूति होती है। और हिंदुस्तानी सिस्टम में अनुभूति महत्वपूर्ण, ये एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है, ये प्लेटो का फिलॉसफी नहीं है कि हम आइडिया ऑफ गुड की बात कर रहे हैं, या स्पिनोजा की फिलॉसफी नहीं जहाँ हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। सिर्फ लॉजिक लॉजिक और लॉजिक। अरिस्टोटल लीजिए, स्पिनोजा लीजिए, लेबनिज लीजिए, कि उनका लेबनिज का जो मोनाड का थियरी है वो इट इज वेरी लॉजिकल, इट इज पैरेलल टू वेदांता, वो खास लगता है। हिंदुस्तान का जो फिलॉसफी है ये जिंदगी से जुड़ी, दिलों से जुड़ी लगती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी और धर्म की और जो सामाजिक जीवन की है वो बरकरार है, और इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती आ जाए, क्योंकि ये खूबसूरती जाएगी तो हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान नहीं जाएगा। सर आपने बोला ना बीच में कि आपने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है, तो क्या आप गाना गाते हैं कैसे? नहीं, मैंने मेरी आवाज खराब थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सीखा जाए, जिस लोगों को मेरी खराब आवाज का पता न चले। तो मैं स्लाइडिंग गिटार पे सीखता था, स्लाइडिंग गिटार लिया था। वहाँ पे एक भट्टाचार्य जी थे, सोनापुरा में रहते थे, उनसे मैंने सीखा था 2-3 साल, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी समझ
हुई थी संगीत के बाद में मैं परस्यू नहीं कर पाया, लेकिन नसीबदार हूँ कि कम से कम संगीत क्या है इसके बारे में और अपनी ट्रेडिशन क्या है, आज राग क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, आरोह अवरोह क्या होता है, सेंटिमेंट क्रिएट होता है, तो वो थोड़ी सी मुझे बहुत ही सीमित समझ मेरे पास है। और खाली इतना ही है कि मैं थोड़ा सा एक कदम उस रास्ते पे चल पाया, संगीत का रास्ता पर चला पाया, संगीत सीखना एक बड़ी साधना है। तो खैर मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन अपने आप को नसीबदार मानता हूँ कि बनारस की धरती पे संगीत सीखा, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी राग सीखे थोड़े बहुत, हिंदुस्तानी संगीत सीखा, तो अपने आप को नसीबदार मानता हूँ कि एक खूबसूरत जिंदगी कुछ समय के लिए जिया और शायद उसका असर आज मेरे ऊपर। सर आपसे बात करके मैंने मतलब मैं अभी घर पे आया हूँ, बीएचयू में नहीं हूँ, तो घर से दूर हूँ, बीएचयू से दूर हूँ, लेकिन आपसे बात करके मैंने बीएचयू घूम लिया है। मैंने विश्वेश्वरैया हॉस्टल, मौरवी हॉस्टल का रूम नंबर और जिस तरीके से आपने अपना जीवन जिया है, वो कहानी मुझे लग रहा था मैं भी उसका पार्ट हूँ और कहीं ना कहीं मैं आपके साथ वो व्यतीत कर रहा हूँ। तो बहुत मजा आया सर आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो जो लोग देखेंगे जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत लोग उसी तरीके से समझेंगे भी और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो आपने इतना समय दिया और इतना खुल करके बात किया, उसका मैं अपनी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका। और जब आप बनारस आए तो सर मैं मिलना जरूर चाहूंगा और एक बार अब उस मौरवी हॉस्टल में आपके साथ बैठ के बात करना चाहूंगा, ताकि वहाँ के बच्चे आपसे भी कनेक्ट कर पाए और वो कुछ आपसे सीख पाए और ताकि वो अपने जीवन को और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा बनारस। एक तरीके से मैं ईमानदारी से कहूँगा, आई कन्फेस दैट बनारस इज माय लव एंड essence of Banaras is essence of my life. Banaras is one factor which has influenced me the most in my life. Let me confess this before you. And living every moment in Banaras is sort of experiencing the best in my life. तो अगली बार जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। We'll explore बनारस, आपके साथ घूमा जाएगा, देखा जाएगा, बहुत मजा आएगा। आप हमसे बात किए, बनारस के बारे में बात किए और बहुत सारी बातें हुई और बड़े ही एक मैं कहूँगा कि एक प्रेम के और एक बहुत ही भाईचारे के उसमें एक बहुत अच्छा लगाव आपसे मुझे महसूस हुआ, कनेक्ट महसूस हुआ। मैं बहुत ही आभारी हूँ आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।